हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक जो है यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए जो है जीएस के साइंस प्लस जो जीएस पोर्शन है आपका रखा गया है, उसके हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें आपके हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट हमने आपको करा रखा। आज हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इसकी टेंटेटिव डेट जो है ये जनवरी में है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहे कि रडार स्पेस के विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। आपको बताना है कि रडार जो है किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए करें कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन, बी करें कि अपवर्तन, सी नंबर करें प्रकीर्ण या डी नंबर करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, परावर्तन पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, ठीक है। देखिए, आपको रडार का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है इसका उपयोग जो है रेडियो तरंगों की सहायता से विमान, जहाज, अंतरिक्ष यानों, जलयानों, मोटर गाड़ियों आदि की दूरी, ऊंचाई, दिशा, चाल आदि का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे एक उच्च स्तर एएम ट्रांसमीटर में बफर प्रवर्धक का उद्देश्य मैच कराना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आवृत्ति मल्टीप्लायर के इनपुट प्रतिबाधा के साथ कैरियर दोलित्र की आउटपुट प्रतिबाधा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रकों की एसआई प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। करें वेबर, गॉस, मैक्सवेल या हेनरी। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेबर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा? वेबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक। तो 1 वेबर इक्वल टू क्या होता है? 10 के पावर 8 मैक्सवेल के बराबर होता है, ठीक है। मैक्सवेल के बराबर होता है, ठीक है। अगला है, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने के लिए ग्राफ को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। वेग समय ग्राफ को, ठीक है। वेग समय ग्राफ को, तो ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वी वेलोसिटी हो जाएगी और टाइम, ठीक है। तो एक्स एक्स पे आपको टाइम दिखाना है और वाई एक्स पे आपको वेलोसिटी दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका वेग समय ग्राफ का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकिल, ठीक है। निकिल जो है आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, लोहा, इस्पात, निकिल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? प्रबल चुंबकीय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बैरोमीटर का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, इसके आविष्कारक कौन थे? इवान गेलिस्टा टॉरिसेली जो है बैरोमीटर के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान, इसमें निम्नलिखित का सही मिलान आपको करना है। देखिए, इधर आपके 4 पॉइंट है और इधर आपके बी ए से लेकर डी तक 4 पॉइंट, तो इसको आपको मैच कराना है कि कौन सा इसमें सही वाला हो जाएगा।
देखिए 1 वाट तो आपको यहाँ पर वाट को कहाँ से जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर इसका किससे जाएगा, सी से जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से जाएगा, ए का, ठीक है। पहले का ए में जाएगा न्यूटन मीटर सेकंड पर सेकंड हो जाएगा, और किलो वाट दूसरे का कौन सा जाएगा, सी वाला, ठीक है। 1000 वाट और 1 किलोवाट आवर क्या होगा भाई, तीसरे का बी से जाएगा। 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। और 1 हॉर्स पावर कितना होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर किससे जाएगा, डी से जाएगा, 746 वाट का, ठीक। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इनको आपको मैच कराना था और कोड दिया हुआ है नीचे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला करें कि संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वस्तुकला को उपयोग करने वाला अभिग्राही होता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेट्रोडाइन अभिग्राही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। हेट्रोडाइन अभिग्राही के लाभ क्या होते हैं, यह जो है बेहतर संवेदनशीलता, आवृत्ति स्थिरता और चयनात्मकता प्रदान करता है। यह जो है उच्च आवृत्ति को निम्न आवृत्ति में परिवर्तित करता है, ठीक। तो इसलिए सभी प्रोसेस कम आवृत्ति पर होते हैं। उच्च आवृत्तियों की तुलना में ऐसी कम आवृत्तियों पर उपकरण सस्ते होते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका क्या दिया है, एक फिगर दिया है, कह रहे कि नीचे दिया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है। तो आपको देखना है कि नीचे बेस दिया है, कलेक्टर दिया है, एमीटर दिया है, तो ये किसका प्रतिरूप करता है, ठीक है। तो यह क्या करता है, एक PNP ट्रांजिस्टर है। कैसा है ये, PNP ट्रांजिस्टर है, जिसमें जो है अमीटर की साइड में तीर का चिन्ह अंदर की तरफ होता है। यह जो है PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है। जिसका जो है अमीटर की जो तीर का चिन्ह जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, और वह जो है PNP ट्रांजिस्टर कहलाता है, ठीक है। तीर का चिन्ह धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये देखिए अंदर की ओर तीर कर रहा है, तो ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कैसा जंक्शन है, ये PNP है, ठीक है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पे आपका ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहीं पे NPN अगर बना होता, NPN ट्रांजिस्टर, इसमें जो है एमीटर की जो साइड में जो तीर का चिन्ह जो है ये बाहर की ओर होता है, ठीक, बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो बाहर की ओर होता है, ठीक। देखिए ऐसे बनाते हैं, ये हो गया और सर्किल, तो चलिए ये ठीक है। ये आपका बेस हो गया, ठीक है। ये आपका बाहर की ओर एरो दिखेगा, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपका कलेक्टर हो गया और यहाँ पे आपका एमीटर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है एरो इसमें बाहर की ओर रहेगी, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है। अगला है स्पेस द्वारा AC को DC में बदला जाता है। तो AC को DC किसके द्वारा बदला जाता है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेक्टिफायर द्वारा जो है AC को DC में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जिसे आप दृष्टिकारी भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो वे मेटल डिटेक्टर के बारे में बताना है, जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं, वह किसके द्वारा संचालित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ये किसके नियम पर आधारित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, यह जो है फैराडे का नियम पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए फैराडे का नियम कहता है जब किसी कुंडली में से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो फैराडे के नियम पर कौन से आधारित है, ट्रांसफार्मर है, विद्युत जनित्र है, मेटल डिटेक्टर है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर विद्युत जनित्र, ठीक है। ये जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक संचार प्रणाली में व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला प्रकाश स्रोत है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा,
सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है इस पर आधारित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता था? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो और न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम भी कहलाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाते हैं, ऐसा जड़त्व के कारण होता है और यह परिस्थिति न्यूटन गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ठीक है, अगला करें कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर लगाना है mgh। ठीक है, mgh, ये आपको फार्मूला यहाँ पे लगाना है। कार बराबर mgh, तो m कितना दिया है kg? 120। ठीक है, इंटू, ठीक, देखिए mg पूरा आपको कितना दिया है? mg जो है mg 120 न्यूटन दिया है। ठीक है, और h जो है आपकी हाइट कितनी दी है? 2 मीटर। ठीक, तो यही आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 240 जूल। ठीक है, 240 जूल, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा। ठीक, तो एक लड़का जो है 120 न्यूटन, F बराबर जानते हो क्या होता है? ma मतलब कि यहाँ जी लेंगे। ठीक है, ma एक स्थान में एक्सेलरेशन के स्थान पर जी लेंगे, तो यही आपका जो है mg दिया था। ठीक है, 120 न्यूटन, और h भी दिया है तो आप W इक्वल टू लगाएंगे mgh, किया गया कार्य ही आपका 240 जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कह रहे कि दो ग्रहों के द्रव्यमानों का अनुपात x है और घनत्वों का अनुपात y है, उनकी सतहों पर गुरुत्वीय त्वरणों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, XY² के पावर 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी नंबर। दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दो चालकों द्वारा समान दिशा में धारा ले जाने पर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 15 kg की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा स्पेस होती है। तो ये आपको यहाँ बताना है। तो वही बताना है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी तो क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, mgh। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? mgh। यहीं पे आप इसी पे रख देंगे, सॉल्व करेंगे। m दिया है 15 kg और मास है जो g का मान आपको देखो ब्रैकेट में यहाँ दिया है 10 रखेंगे, और क्या भी दिया है, और ऊंचाई भी 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो कर लीजिए कैलकुलेशन। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 1500 जूल। ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि दो प्रतिरोधों R1 वे R1 यहाँ पे R2 हो जाएगा, क्या भी R2 हो जाएगा। ठीक है, R2 के संख्यात्मक मान क्रमशः 6 ओम एवं 6 ओम है। यदि इनको किसी परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, तो आप जानते हैं समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक है, इसी पे रख दीजिए तो तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। ठीक, तो दोनों को 1/6 हो जाएगा प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को समान दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम कितना लेंगे? 6 ही रहेगा, तो कुछ करना ही नहीं ना, आपको जोड़ देना है, 2/6 हो जाएगा। काट देंगे तो 1 बटा क्या आएगा? 1/3
3 आएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये आप तो जानते हैं, क्रॉसिंग कर देंगे क्योंकि 1/r इक्वल टू है 1/3 हो जाएगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर बराबर क्या आएगा, 3 ओम, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसका विभवांतर 60 वाट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 165 वोल्ट वाट सॉरी इसमें वोल्ट पढ़ेंगे, 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपको बताना है। देखिए आपको V बराबर आप जानते हैं ओम के नियम में आई आर होता है, आई आर से, ठीक है। तो V आपको लगाना V1 अपान I1 इक्वल टू V2 अपान I2 लगाना है, ठीक है। इसी पे आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले का कितना है, 60 वोल्ट दिया है, फिर सेकेंड आई कितना दिया है आपका, ठीक है, 165, ठीक है, इक्वल टू आई फर्स्ट है कितने दिए, 4, सेकेंड आपको I2 निकालना है, ठीक है, I2 निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकलेगा। देखिए 4 से ऐसे काट देंगे, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। एक बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा उतने। और देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 15 का नाम 15 और एक बचा 16, 15 का नाम 15, ठीक। तो 11 आ जाएगा, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कौन आएगा, डी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा, 11 एम्पियर, ठीक है। चलिए अब देखिए वो साइंस के आपके प्रश्न थे, अब सामान्य ज्ञान के आपके रहेंगे 20 प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था, आपको बताना है किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोथल जो है उस समय जो है हड़प्पा स्थल में जो है बंदरगाह था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कहाँ है आपसे पूछा जाता है, ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में ये जो है भोगवा नदी के, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह जो है हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था, ठीक। जो इस स्थल की खुदाई जो है डॉक्टर SR राव के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं लोथल से, ठीक है। और यहाँ से धान की भूसी भी प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी, किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। यह आप जानते हैं, यह जो है तुगलक वंश का शासक था, ठीक है। देखिए इन्होंने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था 1929 से 30 में के, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसने किया था भाई, ये आप जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, वास्को डिगामा ने किया था, ठीक है। किसने, वास्को डिगामा ने किया था। यह जो है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा यूरोप से केप ऑफ गुड होप अफ्रीका होते हुए या 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, जिसे केरल बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक है। और इसका जो है स्वागत किसने किया था, कालीकट के शासक जमोरिन ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया था, ठीक है। तो पूछा जाता है किसने स्वागत किया था, ये जमोरिन नामक शासक ने। अगला है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो अस्थायी और अस्थायी आपको दोनों याद रखना है। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये जो है अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखिए 9 दिसंबर को जो है 1946 की पहल संविधान की सभा की प्रथम बैठक जो है नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, और यहीं पर इनको जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। फिर जो है दूसरी बैठक में जो है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किनको चुन लिया गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, किसको भी, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, करें हमारे संविधान के अनुसार भारत स्पेस है, क्या है भाई, आपके अनुसार हमारे संविधान के अनुसार भारत है,
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन का नाम बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार। और 17वीं इस समय जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ठीक है, ओम बिरला है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। ऑप्शन नंबर अगला हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये भारतीय बैंक कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HSBC जो है यह जो है भारतीय बैंक नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये 1997 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मुंबई में है। HDFC बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, तो ये मुंबई में, इनका भी मुंबई में। ठीक है, मुख्यालय। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है और इसका दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। ठीक है, 1944 में। अगला है पानी का घनत्व स्पेस पर सर्वाधिक होता है। आपको बताना है पानी का घनत्व किस पे सर्वाधिक होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसिटिक एसिड को स्पेस कहा जाता है। तो आपको बताना है एसिटिक एसिड को स्पेस कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर सिरका कहा जाता है। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक नाम क्या, सूत्र क्या है, NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, तो इसका आपसे पूछा जाता है अनुसूत्र NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, देखिए स्पिरिट क्या है, यह जो एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट के तुल्य होता है। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, तो 1 किलोबाइट के तुल्य होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1024 बाइट्स। ठीक है, तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 किलो बाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट होता है। ठीक है, और 1 मेगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट। और 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है। ठीक है, करें दशमलव संख्या 106 को द्वि पद्धति में परिवर्तित करें। ठीक है, तो सही कैसे हो जाएगा भाई, इसको आपको ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए 2 से करेंगे 5, 2 3 6। ठीक है, रिमाइंडर लिखते जाएंगे 0, फिर 2 से
फिर 2 दूना 4 एक बचा, 2 छंके 12, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 से 2 एक नम 2, 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0 बचा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर 2 से 2 छंके 12 आया, रिमाइंडर कितना 1 बचा। फिर ऐसे इधर लिख लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 तिहाई 6, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक नम 2, रिमाइंडर कितना 1, ठीक है। फिर एक बार और ले जाएंगे तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। तो ऐसे लिखेंगे। तो आपको नीचे से हमेशा जाना है, यहाँ नीचे से ऊपर की ओर लिखना रहता है। तो लिख दीजिए, तो 1 1 0 1 0 1 0। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। हमेशा नीचे से लिखना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करते चले जाना है और फिर लास्ट नीचे की तरफ से लिखना है। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो आपको बताना है आंवले का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? राइट आंसर हो जाएगा, तो पेरियार नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट में है, ठीक है। और ये कहाँ है? केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। यह जो है 1998 में जो है हाथी संरक्षक परियोजना के अंतर्गत लाया गया था। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, ये सी नंबर हो जाएगा, यह पंजाब का लोक नृत्य है। अगला है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ठीक है। कितने? 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से स्पर्श करता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न बड़ा है, पहले पढ़ लेते हैं प्रश्न। एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई किस जनहित याचिका ने इस बात पर बल दिया कि चिकित्सक के पेशे से जुड़े हर सदस्य का यह सर्वोपरि दायित्व है कि वह किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकता की प्रतीक्षा न करके हर घायल नागरिक को जल्द से जल्द चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जाए, ठीक। पहले ऐसा नहीं था, तो ये किस वाद में आया था? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं संसद सत्र स्पेस से आरंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से जो है संसद सत्र से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और संसदों की बैठक में 6 माह का अंतर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आखिरी प्रश्न है आपका जीएस का, निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? आपको बताना है संघ सूची का एक हिस्सा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद जो है, यह जो है संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए मूल संविधान में कितने संघ सूची में विषय थे? ये 57 थे। अब जो है वर्तमान में 100 विषय है, ठीक है। तो सूचियां कितनी है? 3 होती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। तो संघ सूची पर जो है कौन कानून बना सकता है? यह केंद्र सरकार, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके पूरे हो जाता है। इसमें कुल 40 प्रश्न आएंगे जीएस के, ठीक है। तो जिसमें आपका 50-50 साइंस और जीएस रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।